व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में हमारे एक मेंबर अली शेर साहब का, जिनका एक इंटरव्यू पहले हमारे यहाँ शाये हो चुका है जो कि रिकॉर्ड पे मौजूद है। अली शेर साहब का ये कहना था कि वो किसी सिग्नेचर की वजह से या सिग्नेचर कराने के चक्कर में किसी अहमदी जमात के शख्स के पास गए थे और उन्हें दूध में कुछ पिलाया गया रात में, और उसके बाद उन्हें अपना होश नहीं रहा और उन्हें बांध जोड़कर पूरी रात उनके साथ अगलामबाजी की गई। इस रिगार्डिंग उन्होंने बाद में मेरे कहने पर सबूत वगैरह भी मुहैया कराए हैं। हालांकि जो सबूत अली शेर साहब के पास है, तो मुझे हैरत है कि वो इस पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक आम शहरी को भी इख्तियार है कि वो अपने सबूत अपने दलाइल लेकर किसी भी अदालत में भी जा सकता है, थाने में भी जा सकता है। बहरहाल अभी जानकारी में हमारी यह आया था कि कुछ दिन पहले इनको उठाने की या किडनैप कराने की कोशिश की गई है, बट हम र्यूमर्स पे ध्यान नहीं देते। तो इन सब बातों के हकायक जानने के लिए हमने अली शेर साहब को इनवाइटेड किया है। तो अली शेर साहब आए और बताएं कि आप कैसे हैं, खैरियत है, बताएं सर। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली शेर है, मेरा ताल्लुक झांग से है। लाहौर से मैं ज़ेर तालीम हूँ, BScs कर रहा हूँ। ये जो रवादाद है ये स्टार्ट होती है 2018 से, कि तब मैंने अहमदियत पर तहकीक वगैरह शुरू की। इससे पहले भी मैंने अहले तशरीह अहले सुन्नत पर काफ़ी तहकीक की और हर फ़िरके को उनमें रहकर उनकी मुकम्मल पढ़ा और देखा, उनका हर मज़हब, और इसके अलावा मैंने ईसाईयत पे भी तहकीक की है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अली शेर भाई, और खुशामदीद आपको। 2018 की बात है कि मुझे मौका मिला कि मैं अहमदियत पर तहकीक करूं। तो 2018 से मैंने इसे पढ़ना शुरू किया। इनके मुख्तलिफ लोगों के साथ मेरी बातचीत होती। इसके अलावा मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जिसको जानने के बाद मैं बहुत ज़्यादा इसकी तरफ मेरा ध्यान गया, मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ इन लोगों में। तो इसके अलावा ये कि ये लोग अपनी जो बातें हैं ये किसी से शेयर नहीं करते, जस्ट अपने तक हर इंफॉर्मेशन अपने तक रखते हैं। तो मेरे वालिद दोस्त थे जिनका नाम है सईद अरशद चीमा, उनसे मेरी 2019 में राब्ता हुआ था। तो उनसे बातचीत वगैरह होती थी। वो कन्वर्टेड अहमदी थे और पाकिस्तान सियालकोट से उनका ताल्लुक था। तो हुआ ये कि मैंने उनसे कई मरतबा अपने बारे में बयान किया कि मैं अहमदियत के ऊपर तहकीक कर रहा हूँ और मैं और जानना चाहता हूँ। क्योंकि आप अगर दरिया के ऊपर खड़े हैं, दरिया के बाहर खड़े हैं, किनारे पे खड़े हैं, आपको नहीं पता दरिया कितना गहरा है। आप जब उसमें कूदेंगे, डुबकी लगाएंगे, आपको पता चलेगा हर चीज़ का। उसके अंदर मछलियाँ हैं या मगरमच्छ हैं, आपकी जान को खतरा है। आप को हो सकता है कोई सांप काट ले, आपको हो सकता है कोई मगरमच्छ खा जाए, या हो सकता है कोई कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन हो सकता है आपको उसके अंदर से इल्म का खजाना मिल जाए, ठीक है ना। तो मेरे साथ भी यही मामला हुआ कि 2019 में जब मेरी सईद अरशद चीमा से बात हुई, सईद अरशद चीमा से मैं काफ़ी अरसे से गुजारिश कर रहा था। तो उन्होंने मुझसे कहा, अली शेर, अगर तुम्हें तहकीक करनी है, अगर तुम्हें हमारे अंदर आना है, तो कोई भी शख्स तुम्हें अपने बारे में हमारे बारे में कुछ भी है वो नहीं बताएगा, क्योंकि मैं खुद भी कन्वर्टेड हूँ, मैं खुद नहीं पढ़ा किसी जगह से, या मुझे इतनी सारी चीज़ें इल्म नहीं है। तो आप ऐसे करो, जमात में आ जाओ, ठीक है। तो अगर जमात में आओगे तो आपको बहुत सारी इल्म, बहुत सारा कुछ मिलेगा, बहुत इल्म का खजाना मिलेगा। तो फिर मेरी एक मुरब्बी साहब से बात हुई, जो मुरब्बी हैं मुख्तार अहमद चीमा, जो इनके मामू हैं, कनेडा जमात जामिया टोरंटो के प्रिंसिपल हैं।
तो मेरा भी इरादा हुआ कि मैं भी एक मुरब्बी बनूं और जमाते अहमदिया को ज्वाइन करूं। तो उस वक्त, उससे पहले जब मैंने इस पर तहकीक की थी, तब एक हदीस थी जो कि अभी फिलहाल के लिहाज से कहा जाता है कि वो इमाम बाकर के से मनकूल है, जबकि अहमदी हजरात का ये है कि वो हदीस है। तो उसमें ये था कि चांद की, रमजान के महीने में चांद ग्रहण लगेगा और पहली तारीखों में और आखिरी तारीखों में सूरज ग्रहण लगेगा। तो वो मुझसे किसी अहमदी अहबाब ने कहा था कि ये चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण लग चुका है रमजान के महीने में। जब मैंने 1894 का चेक किया गूगल पर और रमजान के ऊपर रख कर देखा, तो वाकई वो सच साबित होता था। तो आज मैंने कहा यार, ये तो फिर मिर्जा गुलाम अहमद ने उस वक्त दावा किया था महदियत का, साथ में ईसा होने का, ईसा बिन मरियम होने का, तो ये तो सच्चे हैं। तब मैंने जब अहमदियत, उसके बाद मैंने जो हैं हमारे मुख्तार अहमद चीमा, उनसे बात की, सईद अरशद चीमा, उनसे बात की कि मुझे अब ज्वाइन करनी है किसी भी तरह से। तो मुख्तार अहमद चीमा का कहना था कि आपकी बैत होगी, जबकि सईद अरशद चीमा का कहना था आप बैत नहीं करवाएं, आपकी मैं तजनीद करवा देता हूं, मेरे बच्चों की तजनीद रहती है, और आप ऐसे कीजिए कि आप अपने मेरे बच्चों के साथ अपनी तजनीद भी करवा लीजिएगा और नाम मेरा यूज होगा, लेकिन आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन वो जो चंदा मैं उसी वक्त अदा करता हूँ, उसकी पहली जो है पर्ची है, रसीद है, वो इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि वो सईद अरशद चीमा के घर गुम हो गई थी। और जो दूसरी है वो मेरे पास मौजूद है। दूसरी मैंने पिछले साल ही अपने आफ्टर इंसिडेंट के जमा करवाई थी। मैं 15 अगस्त की सुबह को लाहौर गया था और 15 अगस्त की शाम के करीब मैं वहां से बैठा लाहौर से डस्का के लिए। डस्का में उतरा हूँ, वहां से उनके कज़न ने लिया है जो कि मुसलमान हैं, अहमदी नहीं हैं। वहां से उनके घर का सफ़र तय हुआ। वहां 19 अगस्त को 2020 को मैं उनके बच्चों के साथ, उनकी सिस्टर के साथ कुंडन सियान जाता हूँ। जाकर वहां पे मेरी तजनीद होती है। मास्टर नदीम अहमद हैं इस वक्त मुरब्बी वहां के, तो उनके पास जो, और वहां के जो सदर हैं इस वक्त सुल्तान अहमद हैं। तो उनसे मेरा जो मेन मेरा मकसद था वहाँ कॉलेज में पढ़ना, पढ़कर एग्ज़ाम देना और जो मुकम्मल प्रोटोकॉल हैं अहमदी बनने के लिए वो मैं मुकम्मल फॉलो करूं। और जब मेरी तजनीद हुई तब मुझे ताहिर मेहदी का नंबर दिया गया। ताहिर मेहदी के साथ मेरी काफ़ी अर्सा बात होती रही। उनके साथ अपने नमाज जुमा से लेकर हर छोटी छोटी चीज़ तक मेरी उनसे बातचीत होती। मेरा उनसे जो भी है इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए होती वो मैं उनसे ले लेता और उनसे मैंने अपने मुरब्बी बनने की ख्वाहिश का इजहार किया। तो उन्होंने मुझसे कहा आप किस इलाके से हैं? मैंने उनसे कहा कि मैं जंगी इलाके से हूँ। उन्होंने मुझे एक बार मुरब्बी का नंबर भी दिया था जिनसे मैंने बात की थी। तो उन्होंने कहा आप झंग से था, तो उन्होंने कहा अपनी जमात से ना एक लेटर लिखवा लाएं नॉर्मल, और फिर हम आपको गाइड कर देंगे। फिर उसके बाद रबवा के कई लोगों से मेरी बात हुई, जिसमें वहाँ की जमात के सदर हैं खालिद शाह, और वहाँ सदर जमात के जो मुतनज़्ज़िम हैं मोहम्मद दीन नाज, उनसे भी बातचीत हुई थी। तो उन्होंने भी मुझे इस तरह से गाइड किया। साथ में नासिर चीमा साहब थे, उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी। तो मैं जो ज़्यादातर बातचीत हुई मेरी नासिर चीमा से हुई, मोहम्मद दीन नाज से बहुत कम बातचीत हुई है। इसके बाद मैं अपनी मुकम्मल ख्वाहिशात का इज़हार जैसे जैसे ताहिर मेहदी और
सईद अरशद चीमा से करता गया इन लोगों, और मेरे ख्यालात में शिद्दत आती गई। मुझे जमात में मुकम्मल इंफॉर्मेशन, उनको पढ़ना, उनके ख्यालात भी उस इनकी चीज़ें घर करने लगी। तो इनसे मेरे मुतालबे भी बढ़ते गए। तो सईद अरशद चीमा से मैंने इस चीज़ का इजहार किया और ताहिर मेहदी से इजहार किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से आप लोगों को लेटर्स लिखवाने हैं। कुछ लेटर्स हैं और कुछ मुझे नासिर चीमा ने कहा था जो रबवा में होते हैं, तो वो लेटर्स लिखवाने हैं और आपको फिर रबवा जाना है। तो जब मैं गया अपना कुंदन सियान, तो लेटर लिखवाए। मुरब्बी ने कहा कि आप तो रबवा में रुक नहीं सकते, कोरोना की वजह से दारुल ज़ियाफत बंद है, आप वहाँ पे स्टे नहीं कर सकते। तो मैंने ये बात ताहिर मेहदी और सईद अरशद चीमा को बयान की। तो उन्होंने, सईद अरशद चीमा ने मुझे सरफराज लाली का नंबर दिया, ताहिर मेहदी ने मुझे फरहान मनव्वर का नंबर दिया और कहा कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा फरहान मनव्वर से मेरी बात और ताहिर मेहदी की बाकायदा बात होती रही है, एक ज्वाइंट कॉल सिस्टम के ज़रिए। उन्होंने मेरा मुकम्मल तारुफ करवाया, उन्होंने मेरा मेन मकसद बताया रबवा आने का, और बताया कि वहाँ पर तो लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, ये तो कहीं रुक भी नहीं सकता, तो आप प्लीज़, एक रात की बात है, आप रुकवा लीजिएगा इन्हें। जब मैं सईद अरशद चीमा को इस बारे में बताया तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप फरहान मनव्वर की तरफ रुकने की बजाय सरफराज लाली की तरफ रुकिएगा, क्योंकि सरफराज लाली जो इनके दोस्त भी हैं ये जानते हैं बाकायदा। तो उन्होंने कहा ये मेरे बड़े अच्छे जानने वाले हैं, तुम इनकी तरफ रुकना बजाय तुम फरहान मनव्वर की तरफ रुकने से। तो जब मैंने इन्हें बताया था कि फरहान मनव्वर जो हैं ये कुरैशी नूरुल हक के बेटे हैं, और साथ में जो कुरैशी नूरुल हक हैं ये सहाबी रसूल पटियाला की पहली जमात जो थी उसके पहले सदर हैं, ठीक है। तो फिर सईद अरशद चीमा ने कहा कि ये लास्ट ऑप्शन के तौर पर है कि वहाँ पर ऐसा कुछ मसले मसाइल होते हैं तो तुम रुक सकते हो, लेकिन अदरवाइज नहीं। ये शख्स सरफराज लाली है, ये शख्स बहुत अच्छा है और मैं इसे जानता हूँ, तो आप इनकी तरफ रुकिएगा, क्योंकि मेरा ख्याल है जो मुझे रबवा में मेरे हालात मेरे सामने आई हैं उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत सारी हकीकतें पता थी। अगर वो मुझे बता देते तो शायद ये सब ना होता। सईद अरशद चीमा ने मुझे ऑलरेडी मुझसे कहा था कि आपने सरफराज लाली की तरफ रुकना, तो फरहान मनव्वर की तरफ नहीं रुकना। तो लास्ट ऑप्शन के तौर पर आप लास्ट ऑप्शन होता है, कोई 100 मसाइल होते हैं, परेशानी हो जाती है तो आप रुक जाना, लेकिन अब सरफराज लाली की तरफ रुकना, ठीक है। तो मैं जब बैठा हूँ गाड़ी में तब भी सरफराज लाली को कई कॉल्स की। जब मैं वहां पहुंचा हूं मैंने सरफराज लाली को कई बार कॉल की, लेकिन सरफराज लाली ने मेरा फोन नहीं उठाया क्योंकि उसका फोन एंगेज्ड आ रहा था। और दूसरी तरफ मैंने फरहान मनव्वर को कोई कांटेक्ट नहीं किया था। जब मैं तकरीबन 4 बजे के करीब मैं रबवा पहुंचा हूं और वो तेज कुछ हल्की फुल्की सर्दी थी, क्योंकि वो 2 फरवरी 2021 की बात है वो। तो मैंने शाम के वक्त जो कि 6-7 बजे का वक्त था, 7 बजे का तो तकरीबन वक्त था वो, और मगरिब की बात है, मैंने फरहान मनव्वर को कॉल की और उनसे कहा कि मैं रबवा में हूँ इस वक्त और मैं रुकना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए, मैं अपने भतीजे को भेजता हूँ और वो आपको रिसीव कर लेंगे। रबवा के जो है स्टेशन है जहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं उस तरफ चिन्योट की तरफ जाती हैं, और मैं अड्डे पर बैठा था। जो पहले मैं ताहिर हाट के करीब खड़ा रहा
जो दारुल सदर के बिल्कुल सामने है, उस वहाँ पे खड़ा रहा। मैं घूमता फिरता भी रहा हूँ काफ़ी देर तक, कुछ अंदर की तरफ मार्केट में गया, स्टेशन के पास गया और फिर मैं वापस आ गया। मैंने कहा यहाँ पे कोई हमें मसला मसाइल ना हो जाए। फिर वहाँ पे उन्होंने मुझसे कहा कि गाड़ियों का अड्डा है दारुल फजल के बिल्कुल साथ ही, वहाँ पर आप बैठ जाएं। तो वहाँ पे मैं बैठा। थोड़ी देर बाद उनका भतीजा आया है, उसने मुझे रिसीव किया है और मुझे दारुल फजल लेकर गया है। तो इसके अलावा मेरे पास जो पहले सबूत नहीं थे कि मेरे पास उस वक्त मैंने लाइव लोकेशन किस किस को भेजी, किस किस को नहीं भेजी। तो उस दिन मैंने एक लाइव लोकेशन अपने फेसबुक फ्रेंड से भी शेयर की थी, जो कि मेरे पास अभी भी लाइव मौजूद है, क्योंकि फेसबुक पर ऐसी नहीं है कि वो लाइव लोकेशन उसके बाद ख़त्म हो जाती। व्हाट्सएप पे तो मैसेज डिलीट हो जाते हैं, मैसेंजर्स पे मैसेजेस डिलीट नहीं होते। तो अभी भी मेरे पास वो लाइव लोकेशन सेव पड़ी है अपने मैसेंजर में। जब मैं पहुंचता हूँ दारुल फजल में, नीचे उसका भतीजा बाइक खड़ी करता है, हम ऊपर जाते हैं। तो गेट गुजरने के बाद अंदर घर में सबसे पहले फरहान मनव्वर, उसके पीछे उसका एक और भतीजा था वो खड़ा था, उसके पीछे उसका एक नौकर था वो खड़ा था। ये लोग मुझसे सलाम वगैरह दुआ वगैरह करते हैं और पानी वगैरह मैं पीता हूँ। तो मुझसे खाने का पूछते हैं, तो मैंने कहा अभी नहीं, या थोड़ी देर ठहर जाएं। तो मुझे कहते हैं आप फ्रेश हो जाएं, आप कपड़े वगैरह चेंज कर लें। मैं नहाता हूँ, नहाने के बाद कपड़े चेंज करने के बाद जब बाहर आता हूँ, ये मुझे कहते हैं कि खाना लग गया है, आप भी खाना खा लीजिए। तो खाना खाता हूँ। खाना खाने के बाद थोड़ी सी गपशप हुई और फिर वो मुझे कहते हैं कि आप अपने रूम में चले जाएं। जैसे रूम से फिर उन्होंने मुझे बुलाया और हमारी थोड़ी सी बातचीत होती है उनसे। उनके जो नौकर है वो अपना खाना वगैरह पैक करके चला जाता है, उनके भतीजे रह जाते हैं और वो से फरहान मनव्वर रह जाता है। थोड़ी बातचीत हुई, उसके बाद उसके भतीजे भी चले जाते हैं। फरहान मनव्वर मुझसे पूछता है कि आप रात को चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो या क्या पीते हो। मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं चाय कॉफ़ी नहीं पीता। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप प्लीज़ दूध ले लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं दूध ले लूँगा। तो मुझे उन्होंने दूध दिया और दूध पीकर मुझे उन्होंने कहा कि आप अपने रूम में चले जाएं। तो रूम में जाता हूँ और मुझे नींद आ जाती है। जब उठता हूँ तो अपने आप को बंधा हुआ पाता हूँ। मेरे हाथ और मेरे पाँव नीचे की तरफ पाँव के साथ बंधे हुए थे और जो मेरी गर्दन थी वो ऊपर की तरफ बंधी हुई थी। और उस वक्त जो मेरे उठने की वजह थी वो एक दर्द थी। वो मुझे जब मैं उठा तो फरहान मनव्वर जो कि मेरे ऊपर झुका हुआ था। उस वक्त मेरी ऐसी सूरत हाल थी कि एक इंच भी अगर मैं अपने आप को हिलाने की कोशिश करता, मेरा गला दबता या मेरे हाथों को दबाव पड़ता, और जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा तकलीफदा था। लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा वो तकलीफ थी जो कि फरहान मनव्वर मुझे दे रहा था। उस वक्त मेरे मुंह पे टेप थी और मैंने कई बार इल्तिजा करने की कोशिश की, कुछ बोलने की कोशिश की। उसने मेरा मुंह पे से थोड़ा सा पट्टी हटाई है, थोड़ी सी वो टेप हटाई है। तो मैंने उसे काफी इल्तिजा की, चीखा चिल्लाया, लेकिन उसने दोबारा मेरे मुंह पे लगा दिया और वो नहीं रुका। उसने उस रात मुझे कई बार दरिंदगी का निशाना बनाया। जब वो वापस आया है उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया और मुझे काफ़ी ज़रकोब किया, मेरे ऊपर काफ़ी तशद्दुद किया गया। तो जब मेरी आंख खुली है तो मुझे उसका मतलब भी समझ आ गया, क्योंकि मैंने उसके बिस्तर पे पेशाब कर दिया था। तो उसने मुझे उस वक्त खोलकर बाथरूम के लिए लेके गया। तो मैंने उसकी खिड़की खोलकर थोड़ा सा चिल्लाने की कोशिश की, जो कि मेरे चेहरे पे उसने थप्पड़ मारा था
और उसके बाद उसने मुझे दोबारा बांध दिया और मेरी हालत ऐसी थी कि मैं इतनी ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। उसकी मेन वजह ये थी कि मुझे भूख की वजह से इंतहाई नकाहत हुई थी और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो उसने दोबारा से मेरे साथ 2 बार, मेरा ख्याल है वो जॉब से आने के बाद 2-3 बार उसने मेरे साथ जना किया है। सुबह के वक्त भी उसने कई बार मुझे दरिंदगी का निशाना बनाया। नहाकर वो काम को चला गया। उससे नहीं था कि मैं क्या हूँ, किस हाल में मौजूद हूँ, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, भूख महसूस हो रही है नहीं हो रही, और मुझे अपने साथ होने वाला ये जो जुल्म है इसका नहीं पता था। ये क्यों किया गया, किस वजह से किया गया, इसकी मेन वजह है क्या। अली शेर साहब, आप पता नहीं रिकॉर्ड कहीं और कर रहे हैं फिर यहाँ भेज रहे हैं। बहरहाल काफी टाइम लग रहा है आपकी ऑडियोज को आने में। अब जाहिर सी बात है कि अब फिर आपके 2-3 ऑडियो आएंगे, वो तो कोई बात नहीं, वेलकम। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये थी कि कुछ नए मेंबर्स आए हुए हैं, ठीक है, उनके हालात आपसे ही पता चल जाएंगे। बट मेरे ख्याल से जो बातें हम कर चुके हैं रिकॉर्ड में मौजूद हैं, उनसे आगे की बातें करें। क्या आप उस वक्त जैसे मेंटल स्टेटस में नहीं थे कुछ भी कार्रवाई करने के? शुरू में तो आप घर वालों से भी बताते हुए डर रहे थे, तो आप ये बताएं कि क्या घर वालों को आपने सारी सूरत हाल से आगाह किया है? आप ये बताएं कि जो सबूत आपने मुझे पर्सनल दिए थे और ये वादा किया था कि मैं कहीं भी शेयर नहीं करूंगा, उन सबूत का कोई फायदा आप उठा रहे हैं? प्लस उससे पहले आप ये बता दीजिए कि हमारे सुनने में जो ये बात आई है कि 2-4-6 हफ्ते पहले आपके साथ कोई किडनैप की या आपको उठाने की कोशिश की गई है। अब आप अगली ऑडियो में प्लीज वहां से बताएं कि क्या ये खबर सच है या महज अफवाह है, या आपका किडनैप करने की कोशिश की गई है, और अगर यस तो कैसे, और थोड़ा सा उसका बता दें। शुक्रिया। बात यह है कि मेरा थोड़ा सा वाईफाई जो था वो स्लो था। इंशाल्लाह अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इस बारे में। रात को जब लास्ट टाइम मेरी सईदा चीमा से बात हुई, उसके बाद मेरी बातचीत नहीं हुई थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि जब भी वहाँ जाओ तो मुझसे बातचीत करते रहना, मुझे मैसेज करते रहना, जब उठोगे तब कर देना। मैं जॉब से पहले जाने से पहले एक बार तुमसे बात करके फिर जाऊँगा जॉब पर, ऐसे नहीं जाऊँगा। तो उससे जब मैं रब्बा गया था तब भी मैंने अपनी जो लाइव लोकेशन थी वो अपने फ्रेंड से, अपने कज़न से और अपने सईदा साथ में सईदा चीमा से शेयर की हुई थी। तो और उसके बाद जब मैं उसके घर पहुंचा हूं, उसके बाद से मेरी उसके साथ कोई बातचीत नहीं हुई थी। तो और इसके अलावा मुझे सईदा चीमा ने ये कहा था कि आप मुझसे वक्त बे वक्त थोड़ी थोड़ी बात करते रहा कीजिएगा ताकि मुझे आपकी खैरियत मतलूब होती रहे। ये अभी 2 सितंबर की बात है। 3 बजे का टाइम था। तो घर के बाहर जब मैं खड़ा हुआ था तब मुझे 2 अफराद की तरफ से किडनैप करने की कोशिश की गई, और इस वजह से मेरे हाथों पर बहुत ज़्यादा निशानात भी बने थे उनके नाखूनों के, और जैसे किसी के साथ से कोई चीज़ छीनी जाए। हालांकि उन्होंने ना मेरे से मेरा मोबाइल लिया, ना मेरा वॉलेट लिया, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मुझ पर हमला किया और मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश की, और वो नाकाम हुए सिर्फ इस वजह से हुए कि जो मेरे घर के साथ थे, घर के साथ वहाँ 3-4 गार्ड बैठे रहते हैं, कैबन है बाकायदा, और सीसीटीवी वगैरह लगे हुए हैं इनके घर। तो उन्होंने जैसे देखा कि बाहर कोई शख्स है वो मुझे अली शेर को तंग कर रहा है, इस तरह से कुछ प्रॉब्लम है, तो वो फौरन बाहर आए। जैसे उन्होंने आवाज लगाई वो लोग भाग गए। ये 2 सितंबर की बात है और मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था। 2, 3 और 4 सितंबर तक मैंने अपना मोबाइल जो है वो बिल्कुल भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया। जब मैं 4 सितंबर की शाम को मैंने चलाया है तब मैंने मैसेजेस वगैरह देखी हैं कि ये मैसेजेस आए हुए हैं क्यों। और इसके अलावा मैंने अपना डायरेक्ट नंबर भी बंद कर रखा था। वो उसकी भी यही वजह है कि मुझे डर था कि लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे, ये कहेंगे ये तो सिर्फ ट्रेलर था या ऐसा कुछ था, या जो भी है। बहुत सारी बातें जो मेरी जहन में आ रही थी। तो
ये जो इन दिनों मैंने आपको सबूत वगैरह फराहम किए हैं, इसके अलावा जो सबूत मेरे किडनैप करने के हैं ये तमाम मेरे पास मौजूद हैं। इसके जो कानूनी चाराजोई है वो मेरे चाचू जी संभाल रहे हैं। जो मेरे साथ रेप हुआ है उसकी नहीं, जो मेरे साथ मुझे किडनैप करने की कोशिश की गई है, जो हमारे घर के बाहर मुझ पर हमला हुआ है, उसको मेरे चाचू संभाल रहे हैं और वो हर चीज़ संभाल लेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा जो ये मेरा जो केस है जो मेरे साथ फरहान मुनव्वर ने किया है, जो अमल हुआ है, इसके बारे में मेरी मुकम्मल बात लॉयर से भी हुई है, अपना पुलिस SHO साहब से भी बात हुई है, इसकी मुकम्मल बातचीत हुई है। तो इस पर कानूनी चाराजोई बनती भी है और होगी भी, और इसके अंडर प्रोसेस में हूँ। जस्ट इन दिनों मेरे साथ जो हमला हुआ, ज़ाहिर सी बात है कि लोगों को उन दिनों मैं उनके खिलाफ FIR कटवाने के लिए काम कर रहा था, और जो लॉयर हैं उन्होंने मुझसे वक्त मांगा था। उन्होंने मुझसे कहा था जब तक मैं इसको मुकम्मल केस को स्टडी नहीं कर लेता, इसको आप FIR को लॉन्च नहीं करवाइएगा। तो जब मेरे साथ 2 सितंबर में हादसा हुआ है, उसके बाद मैं रुका हुआ हूँ। उसकी वजह एक ख़ास वजह है कि मेरी झंग में फैमिली है और हमारी वहाँ पे एक रेपुटेशन है। हम लोग नहीं चाहते कि कल हमारी किसी दूसरे फैमिली मेम्बर पर हमला हो, उसको मार दिया जाए, उसके साथ कुछ हो इस तरह से। तो हम लोग उनको महफूज बनाना चाहते हैं। तो आजकल मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कहाँ पे मौजूद हूँ, कहाँ पे मौजूद नहीं हूँ। तो मैं अपनी लाइव लोकेशन किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा, उसकी एक ख़ास वजह है, और क्योंकि इसके साथ मेरी फैमिली जुड़ी हुई है। जब तक मेरी फैमिली मुकम्मल महफूज नहीं हो जाती, जिसमें मेरे तमाम फैमिली अफराद हैं, शामिल हैं, वो तमाम के तमाम अफराद, तब तक मैं इसके खिलाफ जो चाराजोई है मुकम्मल सामने नहीं आ सकता। और जो FIR है वो तो आज कहो तो कल लॉन्च हो जाए। तो जस्ट मेरी मुकम्मल फैमिली मेम्बर्स जब तक महफूज मकामात पहुंच जाएंगे तो मैं इसके खिलाफ जो FIR करवाने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। ये चीज़ें मैं शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं शेयर अब कर बैठा हूँ। अब मेरे वॉइसेस पहुँच गए हैं, बहुत सारे लोगों ने सुन लिए हैं, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली 78% झंग से निकल चुकी है, और जो 12% रह गया है वो तकरीबन सामान की सूरत में रह गया है। वो कुछ पैसे भी हो सकते हैं, वो कुछ जायदादी मामलात भी हो सकते हैं, वो घर भी हो सकता है, और कुछ चीज़ें हो सकती हैं, और इसके अलावा चंद एक अफराद भी हो सकते हैं। इसके अलावा मुझे जब कहा जा रहा था चलो आप FIR नहीं करवाएं, आप सिर्फ और सिर्फ अपना मेडिकल टेस्ट ही करवा लें, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में मैं मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए गया, तब मुझे वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप पुलिस में जब तक रिपोर्ट नहीं करवाते तब हम आपका कुछ नहीं कर सकते, आपका केस दर्ज नहीं कर सकते। तो तब मुझे थोड़ा सा दिया गया कि आप मुझे खुद मेरे कज़न ने कहा कि आप ऐसे करो भाई, अपनी फैमिली को बता दो, कुछ भी नहीं होता, वो इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगे। तो मैंने अपने मामू को, अपने चाचू को और अपनी फैमिली के कई मेंबर्स को बताया, कुछ भाइयों को भी बता दिया, और तमाम के तमाम जिन मेंबर्स को बताने से मेरा जो मामला है वो सुलझ सकता है, मैं केस कर सकता हूँ, सवाए अपनी कुछ सिस्टर के और अपनी मदर के, क्योंकि मेरी मदर जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती हैं, और घर से जो निकलने का हमने मेन बताया है वो एक मामला जो कि मैं आपको यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, और क्योंकि वहाँ से भी हम लोगों को ट्रेस किया जा सकता है। जी, आपका और कोई सवाल? अली शेर भाई, आपकी सारी बातें मैंने बहुत गौर से सुनी हैं। बहुत सीधी सीधी बात है कि पहले के हालात में और आज के हालात में सिर्फ ये फर्क है कि आपने अपने घर वालों को बता दिया है। आपकी बातों से अब भी ये नहीं लग रहा कि जो अगलामबाजी आपके साथ की गई है उसके रिगार्डिंग आप कोई कानूनी चाराजोई करने जा रहे हैं। और बहुत सीधी सी बात है, सारी दुनिया
ये चाहने लगे कि आपकी मदद करें बट आप खुद कोई FIR ना कराएं, तो जाहिर सी बात है कि इस केस में कुछ भी नहीं होने का। हम अगर आपका मामला पुट अप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसलिए कर रहे हैं कि आपसे हमदर्दी है और आपके रिगार्डिंग हम ये चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिले, और जो भी कोऑपरेशन हम या हमारे मेंबर्स किसी भी जराए से कर सकते हैं वो हम करें। रही बात इसकी कि सच में ही ऐसा टाइम है कि किसी पे भी यकीन करना मुश्किल है, बट किसी ना किसी पे तो करना पड़ता है। तो मेरे कांटेक्ट में माशाल्लाह अहमदी जमात के ऐसे मेंबर्स भी हैं कि जिन पे मैं बिल्कुल आंख बंद करके यकीन कर सकता हूं, और अगर आपकी इजाजत हो तो वो चीजें शेयर भी कर सकता हूं उनसे ताकि आपकी मदद मिले। बट क्या आप ये भी चाहते हैं या नहीं, क्योंकि कानूनी सारा जो ये आप करने जा नहीं रहे हैं, और अगर हम वो चीजें शेयर करें भी और वो उसकी पकड़ भी करें उन सबूत के साथ जिसने आपके साथ ये मामला किया है, तो उन सब चीजों से फिर फायदा तो मुझे कोई नहीं लग रहा। मेरे भाई कम बोला करो यार, इतना बोल बोल के। असल में कुछ लोग हमें तरह तरह की गाइडेंस भी देते हैं और हम थोड़ी सी क्योंकि कानून की जानकारी भी रखते हैं, तो मेरी जानकारी में यह आया है कि कनाडा अमेरिका में अगर कोई सेटल्ड होना चाहे तो अखबारों की कटिंग हो जाए, कोई ऐसे मामला हो जाए कि उसके साथ ज्यादती की गई है या उसके जानो माल का खतरा है, तो उसे इजीली वीजा भी मिल जाता है और वहां रहने का जवाज भी। तो मेरे पास कुछ फोन्स वगैरह इस तरह के आए हैं कि आप अगर बाहर जाना चाहें यानी कि विदेश कंट्री जाना चाहें तो आपका इंतजाम कराया जा सकता है, क्योंकि ये केस आपका पुटअप हो ही चुका है, इसके बारे में लोगों को पता चल चुका है। तो क्या आपका ऐसा कोई मकसद है कि अगर आपको ये ऑफर दी जाए कि भाई आप बाहर निकल जाओ यानी कि देश से, यानी कि कनाडा निकल जाओ, अमेरिका निकल जाओ और आपको सेफ पैसेज भी दी जाए और मामला भी किया जाए, तो आपका क्या ख्याल है? आपको साथ वो चीज कराई जाए कि आप बाहर चले जाएं? इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं बताएं। अली शेर भाई, जब आप यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हो तो पर्सनल की बातों पे ध्यान ही ना दिया करें, और मैं जानता हूँ कि इस तरह से माइंड डिस्टर्ब होता है, बट कोई जरूरत नहीं है किसी के मामला पे भी ध्यान देने की और यहाँ शेयर करने की। आप जिस काम के लिए आए हैं अपनी बात आप रखें, मेरी ऑडियोज में सवाल सुने और उसका जवाब दें इंशाल्लाह, ताकि हम ये मामला कंक्लूड करें। शुक्रिया। है जो कि मुझे गुफ्तगू करता है मेरे मेन DM में आकर, पर्सनल में आकर, और मुझे ये मैसेजेस वगैरह कर रहा है, डिस्कशन से भी ताल्लुक रखता है। मैं अभी उसका स्क्रीनशॉट बनाकर भी सेंड करता हूँ। आपकी बात समझ में आ गई है। आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो तो आप ब्लॉक कर दीजिए। नहीं जनाब, ऐसे जितने भी लोग हैं उनको कहिए नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, पाकिस्तान में ही रहना चाहता। ये कानूनी चाराजोई में जो सबसे पहली आई है, दरार आई है, जब मैं खुद करवाने जा रहा था तब मुझे धमकियां आई हैं, और धमकियां आने के बाद जब मैंने अपनी फैमिली को बताया है तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले जो सवाल किया, फैमिली को सेव करना। और ऐसा है कि मेरी फैमिली अगर सेफ नहीं होगी, अगर मेरे साथ कुछ होता है या मेरी फैमिली में किसी फर्द को कुछ होता है तो फिर हम लोग भर नहीं पाते, क्योंकि हर चीज़ का एक नेमुल बदल होता है, लेकिन रिश्तेदारों का, अपनी फैमिली के मेंबर्स का नेमुल बदल नहीं होता। तो सिर्फ और सिर्फ इस फैमिली को सेव करने के लिए, और वैसे भी हम लोगों को यहाँ से निकलना था, यहाँ से जाना था, टूवर्ड जाना था, तो हम लोगों ने यहाँ से निकलकर वो लोग सेफ मुकामात पे चले गए। तो अब सिर्फ पीछे से मेरा मामला रह गया, तो मेरा मामला सुलझेगा और मैं इंशाल्लाह इसकी कानूनी चाराजोई भी करनी है, करूँगा, ठीक है। और अली शेर साहब, मैं इन वाकयात को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ कि जब आदमी अपने आप को कमजोर समझता है या ये कि समझता है कि किसी के नरके में है, तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अपनी और अपनी फैमिली मेंबर्स की हिफाजत पहले चाहता है। तो जाहिर सी बात है कि पहले जो आपका इंटरव्यू हुआ था और आज हुआ, ये तो पक्की बात है कि आप अभी भी FIR वगैरह करवाने की हालत में शायद नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था और मैं ग्रुप में कह रहा हूँ कि जो आपने सबूत मुझे दिखाए थे वो सबूत काफी हैं इन लोगों के खिलाफ
जो अनबेलेबल वारंट होते हैं वो वाले जारी करने के लिए इनकी जमानत भी नहीं होगी। बट यह है कि आगे तो आपको आना पड़ेगा। रही बात इसकी, मैं नहीं समझता कि अब उन्हें चीजों को किसी पे भी शेयर करने की जरूरत है। वो इसलिए नहीं है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई तो आप ही करेंगे। हम ये दुआ ही कर सकते हैं कि खुदा ताला आपको, आपकी फैमिली को हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप खैरियत से सेफ जगह पर पहुंचे और अगले कदम आप उठाएं। और ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर करें। पुलिस से आपको मिलती है तो वो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट आप अदालत में जाएं। हमारी नेक ख्वाहिशात और दुआएं आपके साथ हैं। शुक्रिया। सॉरी, मैंने ऊपर जो जवाब दिया वो किसी शख्स ने मुझे ये कहा कि आपको हम सेटल्ड करवा देते हैं। तो मेरे उनको एक और भी वासिया पैगाम है कि मैं ऐसा शख्स हूँ जो ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जापान, चाइना और ऐसी कंट्रीज में जाकर जस्ट वहाँ पे खाना पीना खाते हैं, 2 हफ्ते और महीना रह लिया ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा स्टडी के लिए या फिर हमेशा रहने के लिए यार मैं नहीं रह सकता। मैं अपनी फैमिली के बगैर, पाकिस्तान के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। अगर और मुझे सेटल होना भी है तो मेरे पास इतना सरमाया है कि मैं गोल्डन वीज़ा लेकर पुर्तगाल में, चेक रिपब्लिक में रह सकता हूँ। आफ्टर 5 ईयर पासपोर्ट क्लियर करके वहाँ की नेशनलिटी ले सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं नहीं लेना चाहता, पाकिस्तान से जाना ही नहीं चाहता। मेन मकसद मेरा ये है, क्योंकि अगर सब लोग पाकिस्तान से चले जाएंगे तो पाकिस्तान में कौन रहेंगे। जी, 3 वकील ऐसे हैं जिन लोगों ने मेरे साथ मिन्नत समाजत की है कि आप हम लोगों से अपना केस हमें दें, ठीक है। और इसके अलावा 4 से 5 वकील हैं जिन लोगों के साथ ये मामला शेयर भी हुआ है, वो मेरे घर भी आए हैं। उन्होंने मुझे बाकायदा ये मुकम्मल सबूत उन लोगों के पास मौजूद है मेरे। तो आप फिक्र नहीं करें। हाँ, काफ़ी वक्त हो गया है, 1 महीने से ज़ायद वक्त हो गया है। इस मामले को मैंने शेयर किया है मुख्तलिफ लोगों के साथ, तो 1.5 महीने के करीब हो रहा है वक्त। तो इंशाअल्लाह जल्द इसकी कार्रवाई भी होगी। और माशाअल्लाह अली शेर भाई, यही होना चाहिए अपने वतन के लिए जज्बा। मुझे बहुत खुशी हुई आपके ख्यालात सुनकर। आपको आपका वतन अजीज मुबारक और अल्लाह ताला करे आप अपने वतन में ही फलें फूलें, तरक्की करें, आबाद रहें। शुक्रिया। अली शेर भाई, बतौर एडमिन ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप भी, और आप अपना दोस्त समझे या भाई समझे, उस हैसियत से भी मैं आपको कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिरादराना रिश्ते तो सभी लोगों से हैं, सभी मेंबर्स से हैं। बट एज एन एडमिन में मेरी जिम्मेदारी और अखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी मेंबर अगर कोई चीज शेयर करता है बट ये कह देता है कि ये चीज पर्सनल रहेगी, तो इंशाल्लाह वो क़यामत तक भी कभी आउट होने का मतलब ही नहीं बैठता। तो इंशाल्लाह आपने मुझे कुछ भी दिखाया था, बस आप ये समझ लें कि आपने कुछ नहीं दिखाया। अल्लाह ताला आपकी मदद करे। मुझे आपके ख्यालात, आपके जज्बात और अपने देश के लिए खुसूसी तौर पर सुन के बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आबाद रखे। सर, आपने टाइम दिया, आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। तो अगर आप कभी भी कुछ भी इस बारे में नई डेवलपमेंट्स होगी और आप बताना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम इन अवर प्योर डिस्कशन ग्रुप, जो कि आपका और सभी का है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ एक चीज़, कि तब तक पर्सनल रह सकती हैं जब तक कुछ चीज़ें उनमें से जो कुछ सबूत हैं वो तब तक पर्सनल रख सकते हैं जब तक मेरा केस अदालत में नहीं जा रहा, जब तक मेरी FIR नहीं होती। तो क्योंकि अगर वो चीज़ें सामने आती हैं तो कुछ कहते हैं उनकी अहमियत कम हो जाती है। तो मेरा मेन मकसद ये है कि जब तक मेरा केस जो है अदालत में नहीं जाता तब तक आप इसे थोड़ा सा प्राइवेट रखिए। जब मैं ये मुकम्मल की अपना अदालत में लेके जाता हूँ तो आप उस वक्त कोई भी कहता है कि आमिर साहब आप दिखाइए तो सही वो कौन से सबूत हैं जिनकी बुनियाद पर फरहान मुनव्वर को फांसी या उम्र कैद हुई है, तो आप दिखा सकते हैं। तब अली शेर भाई, मैं इन
मामलात को समझता भी हूँ, आपके ख्यालात और आपके जज्बात को भी समझ रहा हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा है, पर्सनल में भी कहा है, अब फिर कह रहा हूँ ओपन ग्रुप में कि जो मवाद आपके पास है वो काफी है हमेशा के लिए जेल में सड़ाने के लिए कम से कम। तो करना तो आप ही को है। जब आप कह रहे हैं कि अदालत में जब आप करा देंगे तो उसके बाद तो वैसे भी कोई जरूरत नहीं है किसी भी चीज की। रही बात इसकी जो आपने मुझे अमानत कही थी, तो अमानत ही है, बल्कि अब ये समझ लें कि आपने मुझे कुछ दिया ही नहीं था। और खुदा से दुआ है कि खुदा आपका हामी और नासिर हो, क्योंकि मुझे आपके केस में कम से कम पूरी तरह सच्चाई लगी। आप सच्चे हैं अपने बयानात में, आपके साथ वाकई ही ज्यादती की गई है, आपने नाम और नंबर भी उसका पता है। तो जाहिर सी बात है कि जिन्हें उन्हें उसे मतऊन कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं वो कैसे भी करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला आपकी मदद करे, हमारी दुआ है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह फॉर योर कमिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।